हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हमने एक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना सीखा था। आज हम लोग आव्यूह विधि द्वारा रेखिक समीकरण निकाय को हल करना सीखेंगे। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेखिक समीकरण निकाय है क्या। रेखिक समीकरण का अर्थ होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें चरों की केवल एक घातीय पद प्रयुक्त किए गए हों। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहां पर इस समीकरण के अंदर तीन चर मौजूद हैं, x, y और z, और इन तीनों ही चरों की एक एक घात यहां पर इन्वॉल्व है, मौजूद है, इसलिए ये एक रेखिक समीकरण है। अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, तो ये रेखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x की घात 2 हो गई है। या अगर मैं लिखूं x प्लस 2xy प्लस जेड बराबर 7, तो ये भी रेखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इस वाले पद की घात एक x की घात है और एक y की घात है, इस वाले पद की घात 2 है। तो बात समझ में आ रही है कि रेखिक समीकरण एक ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसमें चरों की केवल एक घात तक के पद मौजूद होते हैं। अब जब हम बात करते हैं निकाय की, निकाय का अर्थ होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा समीकरण मौजूद हो। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सबसे पहला वाला समीकरण हमारा एक रेखिक समीकरण है। तो ये समीकरण कितना है? एक अकेला समीकरण है, तो इसे हम निकाय नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसी में हम लोग 2 या 3 समीकरण और जोड़ दें, एक सपोज करो मैंने लिखा है x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 8। तो अब ये तीनों समीकरण एक साथ मिलकर के एक रेखिक समीकरण निकाय बनाते हैं। अब हमें देखना है कि इस रेखिक समीकरण निकाय को हम आव्यूह विधि द्वारा कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा समीकरण तो मौजूद है लेकिन आव्यूह तो कहीं है नहीं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये समीकरण आव्यूह से किस प्रकार से जुड़े होंगे। जरा देखते हैं हम लोग एक चीज। मैं आव्यूह का इस्तेमाल करके कुछ लिखना चाहता हूं, आप देखिएगा कि उसे हम समीकरणों में कैसे बदलेंगे। के सामने स्क्रीन पर एक आव्यूह समीकरण दिखाई दे रहा है। इसे मैं समीकरण इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर ये जो आव्यूह है, ये स्तंभ आव्यूह, इसमें 3 चर राशि मौजूद हैं x, y, z, और लेफ्ट साइड में ये जो आव्यूह है इसमें गिनतियां मौजूद है, यहां भी गिनतियां मौजूद हैं। इस वाले आव्यूह को हम लोग गुणांकों का आव्यूह या गुणांक आव्यूह बोलते हैं। और ये आप इसे चर आव्यूह कह सकते हैं या आप इसको अज्ञात आव्यूह कह सकते हैं। अब हम देखते हैं ये मैंने लिखा कहां से है, जरा ध्यान से देखिएगा। जरा हम लोग पिछले पेज पर वापस जाएं, जो समीकरण निकाय मैंने लिखा था इसमें हम लोग एक विशेषता देखते हैं कि x के नीचे x का पद, x के नीचे x का पद, y के नीचे y का पद, y के नीचे y का पद, और z के नीचे z का पद, फिर z के नीचे z का पद, और बराबर 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 के बाद में राइट साइड में गिनतियां हैं 3। तो हमने इन तीनों समीकरणों को सबसे पहले ऐसे लिखा, x के पद सारे एक लाइन स्तंभ में हो जाएं, y के पद सारे एक स्तंभ में हो जाएं, और z के पद सारे एक स्तंभ में हो जाएं, एक दूसरे के ऊपर हों, इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैं देखता हूं यहां पर जो x है इसका गुणांक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ 1 है। फिर यहां पर भी x का गुणांक 1 है। यहां पर y का जो गुणांक है, यहां देखिए यहां पर y का गुणांक माइनस लगा हुआ है तो -1 है। यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है। ऐसे यहाँ z का गुणांक -1 है और यहाँ z का गुणांक 2 है और यहाँ पर z का गुणांक 1 है। अब आप जरा नेक्स्ट पेज पर जाएं, वापस दूसरी बार देखते हैं हम लोग इसको कि हमने जो आव्यूह लिखा उसमें क्या है। तो हम देखें यहाँ पर x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 1। जरा इस दूसरे पेज पर इस पहली पंक्ति को देखें, 2 3 1, इसका मतलब ये पहले वाले समीकरण के x y z के गुणांक हैं। अब इसके बाद दूसरे वाले समीकरण को देख लें, x का गुणांक 1, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 2, तो 1 -1 2, और ये क्या है, ये यही तो है, यानी कि x y z के गुणांक। बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे वाली पंक्ति में जो लिखा गया है ये भी तीसरे समीकरण में x y और z के गुणांक हैं। और x y z जो अचर राशियां हैं जिस क्रम में वो लिखी गई थी समीकरण के अंदर, पहले x का पद, फिर y का पद, फिर z का पद है। तो हमने जो अज्ञात राशि का जो
चर अवयव जो बनाया उसमें भी इसी क्रम में लिखा, x ऊपर, फिर y और फिर z। और राइट साइड में आप देख सकते हैं जो समीकरणों की राइट साइड थी 5, 7, 8, इस पूरे को हमने राइट साइड में लिख दिया है, ये रहा। अब हम देखते हैं क्या ये लिखना सही है, क्या हम लोग इस वाले फॉर्मेट से वापस उन समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं, एक काम करें कि इन दोनों अवयवों की, जैसे कि हमें दिख रहा है ये दोनों अवयवों की गुणा हो रही है, गुणा करके देखते हैं क्या आएगा। 2 गुणा x यानी कि 2x प्लस 3 गुणा y। भाई कहते कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 गुणा x प्लस 3 गुणा y और 1 गुणा z यानी कि z, ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा कॉलम तो है नहीं जो आगे गुणा हो, तो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे वाली रो पे जाएंगे, तो 1 इंटू एक्स यानी कि x, माइनस 1 इंटू वाई यानी कि माइनस वाई, और प्लस 2 इंटू जेड यानी कि 2z, ये हो गया। अब चूंकि यहां पर दूसरा कॉलम नहीं है तो इस सेकंड रो की कहीं और गुणा नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं थर्ड रो में, ये 1 इंटू एक्स x, 1 इंटू वाई वाई, और माइनस 1 इंटू जेड, ये हो गया, और बराबर गुणा हो गई। और राइट साइड में ये है हमारे पास 5, 7, 8। और हम लोग जानते हैं कि ये अभी क्या दिखाई दे रहा है यहां पर हमें कि दो अवयव आपस में बराबर हैं, और हम लोग जानते हैं दो अवयव जब आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है उनके संगत अवयव बराबर हैं। यहां पर एक अवयव है पहली रो में 5, और यहां पूरा का पूरा एक अवयव है ये, तो ये बराबर होगा 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 5। और ऐसे ही दूसरी रो में एक अवयव है ये पूरा, और यहां पर एक अवयव है 7, तो x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, और इसी प्रकार से x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 8। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लिखा था ये, इसकी सहायता से वापस वह पुराने वाले समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह दूं कि ये जो समीकरण निकाय है, इस समीकरण निकाय को इस आव्यूह समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, और इस आव्यूह समीकरण को हम इस समीकरण निकाय के रूप में लिख सकते हैं। अब फिर दोबारा से देखते हैं हम लोग लिखा कैसे, हमने लिखा कैसे, जरा देखिए। समीकरण निकाय आपके सामने नीचे रखा हुआ है। इसे आव्यूह समीकरण से में बदलने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक तो सारी गिनतियां राइट साइड में होंगी ये, और दूसरे x के नीचे x के पद, x के नीचे x के पद, y के नीचे y के पद, y के नीचे y, z के नीचे z के पद, इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर x का गुणांक 2 तो यहां लिख देंगे, यहां y का गुणांक, पहले समीकरण के गुणांक पहली रो में, और दूसरे समीकरण के गुणांक दूसरी रो में, और तीसरे समीकरण के गुणांक तीसरी रो में लिखे जाएंगे। और अज्ञात राशियों को हम लोग बराबर वाले स्तंभाव्यों के रूप में लिख देंगे, और समीकरणों की राइट साइड जो है ये वाली, इसको हम लोग राइट साइड का स्तंभाव्यूह बना देंगे। इस प्रकार से हम लोग दिए गए समीकरण निकाय को, रेखिक समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण में बदल सकते हैं। इसे हम लोग प्रतीक रूप में कैसे लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। या हम लिखते हैं या a कैपिटल X बराबर B, जहां a क्या है, a जो है ये वाला अवयव है, गुणांक का अवयव, जिसे मैंने नाम दिया था आपको 2, 3, 1, 1 माइनस 1 2, 1 1 माइनस 1,
एक्स क्या चीज है भाई? एक्स चर अवयव कह सकते हैं या अज्ञात अवयव कह सकते हैं कि जिसके हमें मान निकालने हैं एक्स वाई जेड। और राइट साइड में जो होता है वो है अवयव, जो स्तंभ अवयव बी है। यहां हुआ ये 5 7 8। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक समीकरण निकाय को, प्रत्येक रेखिक समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप एक चीज समझिए, जब हम कहते हैं समीकरण निकाय, समीकरण निकाय से हम चाहते क्या क्या करना चाहते हैं? जब हम कहते हैं समीकरणों को हल करो, तो इसका मतलब यह होता है कि हम उस समीकरण निकाय में जो चर राशियां मौजूद हैं उनके मान ज्ञात करना चाहते हैं। और यहां पर चर राशियां किस में मौजूद हैं? इस अवयव में। ये क्या है? एक्स वाई जेड। तो हमें ये एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे? लेकिन इसके साथ में हम लोग देख रहे हैं, जो हमने लिखा ए एक्स बराबर बी जो लिखा है ये, इसके साथ तो ए फंसा हुआ है भाई। अगर मुझे एक्स का मान निकालना है तो मुझे ए को यहां से हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यदि आप लोगों को याद होगा इनवर्स निकाला था हमने, तो उसमें हमने देखा था कि इनवर्स निकालने के लिए एक शर्त होती है कि जो वर्ग अवयव ए है वो इस प्रकार का है कि इसका सारणिक मान 0 नहीं है। यदि ये 0 नहीं है तब ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात किया जा सकता है। हम ज्ञात कर लेंगे। तब अगर जब एक बार ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग ए एक्स बराबर बी में दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इंप्लाई दैट ए इनवर्स लगा दिया यहां पर, ए बी बराबर ए इनवर्स एक्स। और इससे हमें मिलेगा क्या? हम लिखेंगे ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। हमने यहां पर गुणन के साहचर्य नियम का पालन किया और हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए जो है वो आई के बराबर होगा। तो ये बन जाएगा आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आई से किसी अवयव को गुणा करें तो वो अवयव ऐसा का ऐसा ही बच जाता है, यानी कि एक्स बच जाएगा। तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास एक्स बराबर ए इनवर्स बी। इस तरीके से जब हमें एक्स मिल गया तो हमें ये मान मिल जाएंगे। अब जरा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। इस प्रकार हम कहें, यदि ए एक्स बराबर बी एक समीकरण निकाय है या अवयव समीकरण है तथा डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, तब हमें पता है कि x की वैल्यू कैसे आएगी? x बराबर होगी a इनवर्स b। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये हमारे रेखिक समीकरण निकाय का हल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि दिए गए रेखिक समीकरण निकाय को ax बराबर b के फॉर्म में लिखिए। अवयव मैं लिख देता हूं। नंबर 1, सर्वप्रथम समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखिए। सबसे पहला काम तो यह है। नंबर 2,
ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तब नंबर 3 x बराबर होगा ए इनवर्स बी। अब हम इस आधार पर कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक समीकरण निकाय दे रखा है हमें, रेखिक समीकरण निकाय 3 समीकरणों का, और हमें इसको आव्यूह विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ax बराबर b के फॉर्म में लिखेंगे। दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण में लिखने पर के रूप में लिखने पर हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आपको याद है। सबसे पहले x के नीचे x के नीचे x, y के नीचे y के नीचे y, z के नीचे z के नीचे z, और सारी गिनतियां राइट साइड में, सब कुछ ओके है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक आव्यूह लिखेंगे। इसमें पहली रो में जो है x, y और z के गुणांक आएंगे 1 1 1। फिर दूसरी रो में x, y, z के गुणांक 2 -1 2। तीसरी रो में x, y, z के गुणांक 1 2 -1। इसके बाद हम लोग चरों को लिख देंगे इसी क्रम में, x, y, नीचे z, और राइट साइड में हम लोग लिखेंगे 6 6 2। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। या ये क्या हो गया भाई, ये बन गया ax बराबर b। जहां अब देखते हैं हम लोग ax प्लस b को, ax बराबर b को हम लोग समीकरण 1 बना लेते हैं और लिखते हैं। जहां a क्या है उसे देख लीजिए आप, a ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। a बराबर है 1 1 1, 2 -1 2 एंड 1 2 -1। और हमें जैसे कि अभी पढ़ के आए हैं कि हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है, और फिर इनवर्स से समीकरण नंबर 1 को हम लोग गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम लोग इनवर्स निकालने की तरफ बढ़ते हैं। इनवर्स जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका सारणिक मान, कि पता लगा इसका इनवर्स है ही नहीं, तो हम सारणिक मान निकालते हैं। तथा डिटरमिनेंट a बराबर है, खड़ी लाइनें बना दी, 1 1 1, 2 -1 2, 1 2 -1 बराबर, सबसे पहले 1 ब्रैकेट -1 इंटू -1 -2 इंटू 2, -1 ब्रैकेट 2 इंटू -1 -1 इंटू 2, और +1 ब्रैकेट 2 इंटू 2 -1 इंटू -1। ये बनता है भाई 1 ब्रैकेट 1 -4 -1 ब्रैकेट -2 और -2 +1 ब्रैकेट 4 +1। ये बन जाता है, 1 में से 4 गया -3 और बाहर 1 है, -3 आए। यहाँ पर -2 -4 हो गए, और बाहर -1 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो गया 4 और 1 5, और बाहर गुणा में 1 है, 5 आ जाएगा। तो 5 और 4 9 प्लस के और -3 यानी कि 6। और हमें ये पता लग गया कि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इनवर्स तो आएगा, और जब इनवर्स आएगा तो हमें अब इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे सब अवयवों के। बार बार देखने के लिए मैंने आव्यूह ए को साइड में लिख दिया है। अब हम लोग यहां से इसके सहखंड निकालेंगे, a11
बराबर प्लस होगा -1 इंटू -1 और -2 इंटू 2, तो 1 माइनस के 4 माइनस के 3, A12 माइनस होगा और 2 इंटू -1 -1 इंटू 2, तो माइनस के 2 माइनस को 2 माइनस के 4 और बाहर माइनस है तो प्लस के 4। A13 माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, ब्रैकेट 2 इंटू 2 -1 इंटू -1, 2 दूनी 4 माइनस प्लस 1 5 हो जाएगा। इसके बाद A21 माइनस होगा, A21 में 1 इंटू -1 और -2 इंटू 1, तो -1 और -2 माइनस के 3, बाहर माइनस है तो +3, A22 प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 और -1 इंटू 1, -1 यानी कि माइनस के 2। A23 बराबर होगा माइनस का, और A23 1 इंटू 2 -1 इंटू 1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और बाहर माइनस है तो -1। A31 बराबर होगा, प्लस होगा ये, A31 1 इंटू 2 -1 इंटू 1, 2 और 1 3। A32 बराबर होगा माइनस का होगा, और A32 हो जाएगा 1 इंटू 2 -2 इंटू 1, बराबर हो गया 0। और A33 होगा, प्लस होगा ये, और ये हो जाएगा 1 इंटू -1 -2 इंटू 1, माइनस का 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सहखंडों का अवयव निकाल लेते हैं। सहखंडों का अवयव C बराबर है -3 4 5, 3 2 -2, सॉरी 3 -2 -1 और 3 0 -3, ये सहखंडों का अवयव है। अब निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट A बराबर C ट्रांसपोज, और -3 4 5 नीचे को आ गए, और 3 -2 1 -2 -1 और 3 0 -3। इसलिए A इनवर्स बराबर है, हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ा है हमने, 1 अपॉन एडजॉइंट, सॉरी डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, और ये हो जाएगा 1/6, अब ये हो गया -3 3 3, 4 -2 0, 5 -1 -3। इस तरीके से हम लोगों के पास A इनवर्स आ जाता है। AX बराबर B हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, लेकिन हमें तो X निकालना है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं इम्प्लाइज दैट X बराबर, जैसा कि पहले आपको समझाया था, ये होता है A इनवर्स B। अब यहाँ पर हम लोग X का मान निकालने के लिए राइट साइड में A इनवर्स का मान और B का मान रख देते हैं, लेफ्ट साइड में XYZ X का मान रख देते हैं, बराबर 1/6 और -3 3 3 और 4 -2 0 और 5 -1 और -3, और B जो था आपको याद होगा, ये था 6 6 2। अब हम लोग राइट साइड में इनकी गुणा करेंगे, 1/6, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम ये रही, तो -3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 6 और प्लस 3 गुणा 2। अब यहां पर इस वाली मैट्रिक्स के अंदर दूसरा कॉलम कोई है ही नहीं, तो हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की गुणा हो गई। और अब इसके बाद हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे, तो 4 गुणा 6 और -2 आएगा, -2 गुणा 6 और प्लस 0 गुणा 2 बराबर नहीं। फिर हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, 5 गुणा 6 और माइनस के 1 गुणा 6 और माइनस के 3 गुणा 2, ये हमारे पास आएगा। या XYZ बराबर 1/6, यहां पर हो गया माइनस का 18 और प्लस का 6 18 और प्लस 6, यहां हो गया 4 6 24 माइनस के 6 दूनी 12 और प्लस 0, और यहाँ हो गया 5 6 30 माइनस के 6 हो गया और माइनस के 6 हो गया, बराबर आ गया 1/6 और 18 18 कट गए 6 और यहाँ बचा 12 और 30 में से 6 दूनी 12 गए 18। या XYZ बराबर, ये जो बाहर 1/6 है, अब हम इसको अंदर ले जाते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 1/6 की 6 में गुणा तो 1 बचेगा, 1/6 की 12 में गुणा तो 2 बचेगा, और 1/6 की 18 में गुणा तो 3 बचेगा। जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, 1/6 गुणा 6 तो बचा कितना, 6 से 6 कट गया 1, 1/6 गुणा 12 फिर 6 दूनी 12 2 बचा, 1/6 गुणा 18 तो 6 3 18 3 बचा। अब हम लोग दोनों, ये दो अवयव आपस में बराबर हैं, हम जानते हैं दो अवयव जब आपस में बराबर होते हैं उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा x का मान 1 है, y का मान 2 है और z का मान 3 है। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग अवयव विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं।